से, भाई जमीन तो नहीं बेची। देख भाई जयनारायण, अब तो खेती भी नहीं हो रही इस जमीन पर। अरे तो क्या हुआ बंसी, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है और ये सब काम जो है ना वो सारा गजेंद्र ही देखता है। पुश्तैनी जमीन है, 2 बेटे हैं, आशुतोष और गजेंद्र। हम उन पे कुछ थोपना नहीं चाहते। दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं और दोनों में बहुत प्यार है और ये फैसला हम उन्हीं लोगों पे छोड़ेंगे। जी प्रणाम गजेंद्र भैया। नमस्ते। और आशुतोष कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और फिर नौकरी के लिए जूता की साइज शुरू। बढ़िया है। अच्छा सुनो, कल हम आ रहे हैं कानपुर, कुछ ऑर्डर देना है और उसके बाद दोपहर को तुमसे मिलते हैं आके। फिर कुछ मंगाना तो नहीं है घर से? जी नहीं भैया, नहीं। और वैसे भी हफ्ते 2 हफ्ते में तो घर लौटना ही है कुछ दिनों के लिए। जी जी, भाभी और बाबूजी को हमारा प्रणाम कहिएगा और बबली को खूब प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कल मिलते हैं फिर, है ना? जी प्रणाम। हाँ कुलदीप। जी भैया। चलो हम निकल रहे हैं। तो सुनो, कल जा रहे हैं हम कानपुर, टाइम की दुकान खोल लें। ठीक है गजेंद्र भैया। आशुतोष, 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 आशु, आशु, आशुतोष, आशुतोष! करमपुर से बड़ा भाई गजेंद्र प्रसाद अपनी दुकान के सामान के लिए ऑर्डर देने कानपुर आया। उसने सोचा कि वो वहां पढ़ाई कर रहे अपने छोटे भाई आशुतोष से भी मिलने जाएगा। गजेंद्र जब आशुतोष के घर पहुंचा तो उसने आशुतोष को मरा हुआ पाया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। अब इस हादसे से जुड़ी कई अजीबोगरीब और चौंकाने वाली हकीकत सामने आने वाली थी। हटिए पीछे, हटिए हटिए हटिए, जान दीजिए। गजेंद्र प्रसाद, गजेंद्र प्रसाद। हाँ सर, हमने आपको फोन किया था सर। ये हमारा भाई आशुतोष है सर। मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने ना तो कोई चीख सुनी और ना ही कोई शोर। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। और सर, हम यहाँ पास ही में रहते हैं, ना हमने कुछ अजीब देखा है और ना अजीब कुछ सुना है। और सर, कोई स्मेल भी नहीं आई है। चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया। यस।
लेकिन घर के अंदर ही ये दारू की बोतल, चखना और 3-3 गिलास। ताज्जुब की बात यह है कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और आस पड़ोस में किसी को खबर नहीं लगी। ये घर हमारे रिश्तेदार का है सर। पिछले 2 साल से आशुतोष यहाँ किराए पे रह रहा है, पढ़ रहा था यहाँ पे सर। वैसे तो हम लोग करमपुर के रहने वाले हैं। आशुतोष अकेला रहता था यहाँ पे? हाँ सर। एक शराब की बोतल है, 3 गिलास हैं, इसका मतलब है कि आशुतोष अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे और चेहरा एसिड से बुरी तरह से जला दिया गया। हैरानी इस बात की है कि उसकी चीख पुकार आस पड़ोस में किसी ने नहीं सुनी। कल शाम को बात हुई थी सर उससे, सब ठीक था। ये उम्र थी कि उसकी जाने की सर। आशुतोष! चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, लेकिन मौत एसिड से जलने की वजह से नहीं हुई है। यही कारण है कि चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं है। क्या वजह हो सकती है? खून में अल्कोहल के साथ किसी जानलेवा चीज़ के अंश पाए गए हैं और विंड पाइप्स भी चौक पाई गई है। गला घोटा गया? जी, 12 से 18 घंटा पहले मौत हुई है या थोड़ा पहले। 12 से 18 घंटे पहले मतलब 13 अप्रैल की रात को हो सकता है? हो सकता है। आशुतोष के पिता आ चुके हैं। और आशुतोष का फ़ोन? अभी भी बंद है। एक काम करो, उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। 012, ये तो कोई पिन कोड लगता है। सर 208012, ये पिन कोड तो जवाहर नगर इलाके का है। पता करो जवाहर नगर इलाके में एसिड की कितनी दुकानें हैं। पक्का ये एसिड वहीं से खरीदा गया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आशुतोष को पहले जानलेवा नशीली दवाई पिलाई गई, शायद शराब में घोलकर। उसके बाद उसे गला घोटकर मारा गया और फिर तेजाब डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया। इसका मतलब कोई तो है जो सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि दुश्मनी निकाल रहा था। हमारा बेटा बहुत ही शरीफ लड़का था। बीकॉम की परीक्षा उसने पास कर ली थी, वो भी फर्स्ट क्लास से। मार्कशीट का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर भी कोई तो था जो उससे नफरत करता था, जो दोस्त की तरह रात को उसके घर पर आया, क्योंकि हमें उसके घर पर एक शराब की बोतल और 3 गिलास मिले। मतलब आशुतोष अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे। सर आशुतोष की किसी दोस्त के साथ कोई लड़ाई थी ही नहीं सर। आप बता सकते हैं उसके ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्हें वो शाम को घर पर बुलाता हो, मतलब जिनके साथ वो शराब पीता हो? हमने तो उसके कॉलेज के 3 दोस्तों के बारे में सुना है बस। कौन है वो? नाम जानते हैं आप उनके? हाँ सर, हरीश, संजू और रवि सर। ये तीनों उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे सर, और फर्स्ट ईयर में उसके हॉस्टल के रूममेट भी थे तीनों। हरीश, रवि और संजू। आशुतोष के भाई गजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पता करो। करमपुर के खबरी को काम पे लगा दिया सर। और आशुतोष के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोपहर तक हमारे हाथ में होंगे। ठीक है। हरीश भी 3rd ईयर बीकॉम का स्टूडेंट है। आशुतोष उसके क्लास में ही पढ़ता है। हमें उसका नंबर चाहिए। जी, क्या ना? या प्लीज। उसका नंबर है 444 567 654। रवि और संजू मतलब संजय सिंह भी उसके क्लासमेट हैं। उन दोनों के नंबर पे दीजिए। जी, रवि का नंबर है 444 123 654 और संजय सिंह का है 444 748 452। थैंक यू।
सर, रवि, हरीश और संजू ये तीनों दोस्त आशुतोष से लगातार टच में थे। फोन रिकॉर्ड्स में कोई बात खटकी? यस सर, एक नंबर है 44498789। इस नंबर से आशुतोष को 3 कॉल्स आए थे। पहला कॉल 11 अप्रैल को और बाद में 13 अप्रैल को 2 और कॉल्स आए थे। फिलहाल तो ये नंबर बंद है, लेकिन पिछले महीने के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इस नंबर से आशुतोष को लगातार कॉल्स आते रहे। किसका नंबर है ये? सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल्स भेज दिए सर। आज शाम नहीं तो कल सुबह तक पता चल जाएगा। आशुतोष को शराब में जहर मिलाकर दिया गया, फिर गला घोटकर उसे मारा गया। उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा पूरी तरह से जला दिया गया। अब तुम तीनों मुझे यह बताओ कि 13 अप्रैल की रात को उसके साथ कौन कौन था? मैं तो नहीं था। नहीं सर, मैं भी नहीं था। सर, मैं भी नहीं था सर। कौन था कौन नहीं था ये तो पता चल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम तीनों में से अगर किसी ने झूठ बोला या कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो याद रखना तुम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। सर, आशुतोष हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था। आशुतोष उस घर में शिफ्ट हुआ, उससे पहले हम लोग सब हॉस्टल में रूममेट थे। यकीन कीजिए सर, हम लोग उसके साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। कौन सोच सकता है? आशुतोष के साथ ऐसा करने की सपने में कौन सोच सकता है? सर, हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर। हमारी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक ही थी। कॉलेज के बाहर उसकी क्या लाइफ थी, किससे दोस्ती थी या फिर किसी से दुश्मनी थी, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है सर। सर, उसकी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन उसके प्यार के बारे में मुझे पता है। सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। कौन है वो? सर, ये तो नहीं पता। उसने नाम तो कभी बताया नहीं सर। अभी इतना भी क्या पत्नीव्रता हो रहे हो बे कि उसका नाम भी जुबान पे नहीं ले पा रहे हो? फिक्र मत करो यार, तुम नाम की बात करो तो मैं सामने मिलवा देंगे, और फिर नाम भी पूछ लेना अपनी भाभी से। ओहो, बचपन का प्यार है क्या भाई? नहीं यार, लेकिन दिल के बहुत करीब है। जल्दी शादी करने जा रहे हैं उससे। सर, पता नहीं इस रिश्ते का आशुतोष के मर्डर से कुछ लेना देना है या नहीं, लेकिन मुझे याद आया इसीलिए मैंने आपको बताया। तुम दोनों को मालूम है लड़की कौन है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। नहीं सर, हमें तो कभी नहीं बताया उसने। इस कत्ल का कोई सुराग सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन ये प्यार वाला एंगल क्या सही दिशा में एक धुंधला सा इशारा था? क्या ये धुंध साफ होने वाली थी? क्या इसके पीछे कोई रास्ता था जो सुराग की ओर ले जाता? लफड़े का तो कुछ पता नहीं सर। आशुतोष के परिवार में कुछ? परिवार में ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं है। जो आशुतोष है, इसकी माँ को गुजरे हुए 8 वर्ष हो गया। इसका बाप किसान है, लेकिन साहब जमीन में इतना ज़्यादा पैदावार नहीं होती। इसका जो भाई है गजेंद्र, इलेक्ट्रिक सामान बेचने की दुकान करता है। पैसा इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं है। भाई भाई के बीच कोई अनबन? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब। गाँव वाले तो कहते हैं कि दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं। अरे गजेंद्र तो अपने छोटे भाई आशुतोष का बहुत ख्याल रखता है। वैसे भी साहब ये गजेंद्र तो शादीशुदा है। इसको 4 साल की बेटी है, क्या नाम है उसका, बबली। जमीन जायदाद का कोई पंगा तो नहीं? ऐसा तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है सर, आशुतोष की जिंदगी में कोई लड़की होती तो हमको जरूर मालूम पड़ता सर। पर आशुतोष ने अपने दोस्त से किसी लड़की का जिक्र किया था। पता नहीं सर, अगर कानपुर में कोई लड़की थी तो भी हमें बताता जरूर सर। हमसे और बाबूजी से खुल के बात होती थी सर। वो जानता था सर कि अगर किसी लड़की को पसंद करेगा तो हम लोग मना नहीं करेंगे उसको सर। सर, ये पंकज सिंह कौन है, आप जानते हैं? पंकज सिंह? हाँ सर, पंकज और आशुतोष तो बचपन के दोस्त हैं सर। हमारे गांव के रहने वाला है पंकज। हमारे घर से 2 घर छोड़ के रहता है। इस पंकज सिंह ने 11 और 13 अप्रैल की रात को आशुतोष से फ़ोन पर बात की थी। 13 अप्रैल की रात को इसके फ़ोन की लोकेशन आशुतोष के रूम के आसपास ही है, और उसके बाद से उसका फ़ोन बना।
ये बोतल तो दुर्गा केमिकल्स की है, हम ही लोग उनको सप्लाई करते हैं, फिर वो अपना लेबल लगा के आगे बेचते हैं। 1 मिनट। ये देखिए, ये कहाँ पड़ता है दुर्गा केमिकल्स? यहीं पास में ही, जवाहर नगर में। जवाहर नगर। पंकज सिंह? हाँ, क्या हुआ, मिल गया आपको? 12 अप्रैल से वो गायब है, उसका फोन भी बंद है। हमने करमपुर पुलिस थाने में उसके बारे में शिकायत भी लिखाई थी। क्या बोलकर निकला था वो? बोल रहा था कि कानपुर जा रहा हूँ, 1 दिन में लौट आऊंगा। बोला ना माँ, 1 दिन में लौट आऊंगा। अरे पर तू कानपुर जा के रहा, ये तो बता के जा। कोई काम है माँ, हमारा मतलब है काम मिलने की उम्मीद है माँ। हम लौट के सब कुछ बताते हैं ना आपको, आप आशीर्वाद दीजिए। क्या काम था? किस काम की बात कर रहा था? कुछ भी नहीं बताया उसने? जी नहीं, हमने बहुत पूछा लेकिन उसने बताया ही नहीं। जी, ये हमारी दुकान की। अच्छा ये बताइए, ये किसने खरीदी और कब खरीदी? 1 मिनट। तो हाई ग्रेड केमिकल है, हम बिना डिटेल दिए इसे नहीं बेचते। चेक कीजिए। जी। ये देखिए, 13 अप्रैल सुबह 11:30 बजे पंकज के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। 14 अप्रैल को गजेंद्र को अपने भाई आशुतोष की बॉडी मिली। सर, कहीं ये आपसी साठगांठ का मामला तो नहीं है? मतलब पंकज ने पहले जुर्म किया, फिर उसने अपने परिवार वालों को बताया, और फिर पंकज के परिवार वालों ने पंकज की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा दी। एक काम करो, पंकज के पिता चंद्रभान के फोन रिकॉर्ड निकालो। हो सकता है पंकज ने इन्हें किसी अनजान नंबर से फ़ोन किया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पंकज के घर पर निगरानी रखो, हो सकता है वो रात के अंधेरे में उनसे मिल जाए। जी हो जाएगा। थैंक यू। ये देखिए, लाइसेंस का जेरोक्स लेके हम रख लेते हैं। ये 13 अप्रैल सुबह 11 बजे की घटना है। पंकज सिंह, निवासी करमपुर। जी। हाँ संतोष, बोल। सर, वो ऐसी 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे कानपुर के दुर्गा केमिकल से पंकज सिंह ने खरीदा था। ठीक है, पंकज ने 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे कानपुर से एसेट खरीदा था, और 13 अप्रैल को ही सुबह 11:30 बजे पंकज के पिताजी ने यहाँ थाने में उसकी कंप्लेन दर्ज करा दी। सब कुछ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पर क्यों, किस लिए? सर, कहीं ये उस लड़की का मामला तो नहीं जिसका जिक्र आशुतोष का दोस्त संजू ने हमसे किया था? सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उसका कोई ना कोई ताल्लुक उसकी पुरानी बात से। प्रणाम श्योर, हमें इसका कोई ना कोई सुराग यहीं करमपुर से मिलेगा। Ha
आशुतोष प्रसाद का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पंकज सिंह, जिस पर इस अपराध को अंजाम देने का पूरा शक था, उसकी कोई खबर नहीं थी। वो लापता था। और फिर एक ऐसी जानकारी मिली जिसने आशुतोष हत्याकांड की जांच को एक नई रफ्तार दे दी। पंकज के पिता चंद्रभान सिंह के फोन रिकॉर्ड्स में कोई खटकने वाली बात नहीं मिली सर। कानपुर से किसी अनजान नंबर से कोई कॉल? नहीं सर, पंकज का फोन अभी भी बंद है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। आनंदलाल बोलो। साहब ये पंकज तो अभी तक अपने घर के आसपास नजर नहीं आया है। उसके माँ बाप की कोई ऐसी हरकत जो शक पैदा करे? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंकज का कोई अता पता? नहीं साहब, बस गायब है। और साहब एक बात और। क्या? कोई और भी गायब है। कौन? इसी गांव की एक लड़की रश्मि चौहान, वो भी गायब है। रश्मि चौहान? कौन है ये रश्मि चौहान? महेंद्र और कुसुम चौहान की बेटी है। सागर चौहान की बड़ी बहन है और पुलिस कांस्टेबल ब्रिजेश चौहान की छोटी बहन है। कहाँ गई है? किसी को कुछ पता नहीं है साहब। पंकज गायब है और एक लड़की भी गायब है, रश्मि चौहान। सर, ये रश्मि चौहान कहीं वही लड़की तो नहीं जिसकी बात आशुतोष के दोस्त संजू ने की थी? मे बी। जी? रश्मि कहाँ है? रश्मि? रश्मि कहाँ है? वो अपने बड़े भाई ब्रिजेश के साथ गई है। ब्रिजेश वो जो पुलिस में है? जी। कहाँ है? पता नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ। आपकी बेटी इतने दिनों से घर से बाहर है, आपको पता नहीं किस रिश्तेदार के यहाँ गई है? क्या छुपा रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं छुपा रहे साहब। छुपा पाएंगे भी नहीं, वो जहाँ भी होंगे हम ढूंढ निकालेंगे। ये मत समझिएगा कि ब्रिजेश पुलिस वाला है तो हम नरमी बरतेंगे। ब्रिजेश को फोन लगा। जी बाबूजी। हाँ सागर बोलो। भैया पुलिस आई थी घर पे, रश्मि के बारे में पूछ रही थी। तुमने क्या जवाब दिया? बाबूजी ने कहा है कि आप उसे किसी रिश्तेदार के ले गए। ठीक है, चिंता मत करना। ब्रिजेश ने पिछले साल ही कांस्टेबल के तौर पे ज्वाइन किया है। इस पूरे मामले से ब्रिजेश का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। आशुतोष की हत्या, पंकज का भाग जाना और रश्मि का गायब होना। सर, कहीं ये कोई घरेलू मामला तो नहीं है? आई मीन ऑनर किलिंग टाइप? इस मामले की कड़ियां अभी भी नहीं मिल रही हैं। इस ब्रिजेश ने अब तक जरूर कोई सॉलिड सा बहाना तैयार कर लिया होगा। देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि ब्रिजेश की बहन रश्मि चौहान कहाँ है। हमारे किसी रिश्तेदार के घर है। कहाँ? किस रिश्तेदार के यहाँ? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। कहाँ? कोई नाम पता तो होगा उनका? भदोही में केवल सिंह जी हैं, वो हमारे दूर के चाचा हैं। उनका फ़ोन नंबर दीजिए। वो बहुत बूढ़े हैं, फ़ोन नहीं रखते। आपकी बहन रश्मि के पास तो फ़ोन होगा, उनका नंबर दीजिए। हम जब घर से निकले तो वो अपना फ़ोन घर पर भूल गई थी। आपके दूर के रिश्तेदार हैं, इनका एड्रेस बताइए।
रश्मि चौहान है? रश्मि चौहान? मुझे तो उसे देखे हुए भी कई साल हो गए हैं। मैंने बोला ना आपको, रश्मि यहाँ नहीं आई है। देखिए, आपके भतीजे विजय चौहान का कहना है कि वो रश्मि को यहाँ छोड़ के गया है। क्यों अचानक बेवजह उसे यहाँ छोड़कर जाएगा? वो यहाँ नहीं आई है। ब्रिजेश, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तुम 10 अप्रैल को करमपुर गांव में थे। तुम पुलिस फोर्स में हो, इसलिए ये बात तो अच्छी तरह से जानते होगे कि अपराध को छुपाना नामुमकिन है। हम क्यों छुपाएंगे सर? हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम इस अपराध में शामिल हो। तुम्हारी बहन रश्मि गायब है। तुम उसका पता बताने में पुलिस को गुमराह कर रहे हो। हमें इस बात की भी पूरी खबर है कि तुम, आशुतोष और पंकज एक ही गांव के और बचपन के दोस्त हो। इसलिए आशुतोष के कत्ल में तुम्हारे हाथ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रश्मि कहाँ है? पंकज कहाँ है? बोलो ब्रजेश। हमें नहीं पता सर। आशुतोष को किसने मारा? आशुतोष को किसने मारा? बोलो। पंकज सिंह ने आशुतोष को मारा है सर। लेकिन सर हमें नहीं पता कि पंकज कहाँ है। नहीं, हमको ये पता है कि हमारी बहन रश्मि कहाँ पर। सर हमें बस इतना पता है कि आशुतोष को पंकज ने मारा। तुम्हें कैसे पता कि आशुतोष को पंकज ने मारा था? पंकज को आशुतोष को मारने के लिए मम्मी ने कहा था। रश्मि की लाश का? धन्यवाद सिंह जी। ब्रजेश, अब सब सच सच बता दो। तुम्हारी बहन रश्मि कहाँ है? पंकज कहाँ है? तुमने पंकज को आशुतोष को मारने के लिए कब कहा और क्यों कहा? आशुतोष हमारे बचपन का दोस्त था, फिर भी हमारी पीठ पर छुरा घोंप रहा था। आशुतोष, अब तो ब्रिजेश भाई भी मुरादाबाद जा चुके हैं, तो फिर क्या तकलीफ है? हमें ये सब सही नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमें माँ बाबा और ब्रिजेश को सब सच सच बता देना चाहिए। अगर वो नहीं माने तो? ब्रिजेश हमारे साथ पला बड़ा है रश्मि, वो हमारा बचपन का दोस्त है। और फिर हमें नहीं लगता कि उसे हमारे रिश्ते से कोई भी एतराज़ होगा। और यदि फिर भी कोई एतराज़ हुआ तो फिर क्या? तो भी हम तुमसे ही शादी करेंगे।
चाहे जो हो जाए। हमारे बचपन का दोस्त होकर भी हमारी पीठ पर छुरा घोंप रहा था। हर किसी को इस बात का अंदाजा था, बस एक हमें ही नहीं था। एक हम ही थे जो दोस्ती में अंधे हो गए थे, जो कुछ देख ही नहीं पाए। भैया, आशुतोष जब भी कानपुर से आता है ना, ये दोनों यहीं मिलते हैं। अब आप तो घर पे रहते नहीं हैं, इसीलिए ये लोग घर पे नहीं मिल पाते। कब से चल रहा है ये सब? बहुत टाइम हो गया है। पंकज को भी शक था। यार तुम्हें अगर पहले से पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं हमें? हमें लगा कि तुम्हें पता होगा। याद है जब हम पहले तुम्हारे घर पे मिला करते थे, तब आशुतोष पहले आ जाता था और रश्मि के साथ वक्त बिताता था। अबे तुम टेंशन मत लो यार, हम तुम्हारी सारी तैयारी करा देंगे। नहीं यार, ये फिजिकल टेस्ट की टेंशन नहीं है हमें, लेकिन ये जो रिटर्न टेस्ट होता है ना यार, वही उसी की टेंशन है। अरे कुछ नहीं होगा, फिक्र काय को करते हो? और देख लेना तुम पास हो जाओगे। क्या बात है। अरे लो चाय आ गई, गर्मा गर्म चाय। अबे यार, तुम दोनों 10वीं से आगे निकल गए और एक हम है जो पीछे के पीछे रह गए। और ये आशुतोष, ये तो साला ग्रेजुएट हो जाएगा। और ब्रजेश पक्का पुलिस में जाएगा ये, देख लेना हम कह रहे हैं। और इसका जिम्मा हमारा है। तुम हो तो क्या गम है यार, कह रहे हैं हम, देख लेना। तेरी मदद किस लिए कर रहा था वो? तेरी बहन के कारण। हमने आशुतोष से सीधे बात की, कहा हमारी बहन से दूर रहे। लेकिन ब्रजेश, हम रश्मि से प्यार करते हैं यार। भूल जाओ उसे, अकेला छोड़ दो उसे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम हम पे छोड़ दे। अरे एक दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा है तुमने, इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दोस्त की बहन है वो। दूर रहना उससे, हम बता रहे हो। क्यों रहे दूर? क्योंकि हम कह रहे हैं इसीलिए। हम नहीं चाहते कि हमारी बहन तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रहे। और अगर हमें पता चला कि हमारे मना करने के बाद भी तुम हमारी बहन से मिल रहे हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे हो। लेकिन आशुतोष समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे पड़ गया था हमारी बहन के वो, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था हमारे पास। ब्रजेश, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? हाँ यार, दोस्त हैं हम तुम्हारे। और वैसे भी उस आशुतोष ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। एक हमने उसे समझाया, और चाहे जितना भी समझा ले, वो नहीं रुकेगा। हम चाहे तो उसे पिटवा सकते थे, लेकिन हम जानते हैं वो हमारी बहन से मिलना बंद नहीं करेगा। तुमको क्या लगता है क्या इलाज है इस इश्क के भूत का? मार दो, खत्म कर दो उसे। तो हम चाहते हैं कि ये काम तुम करो। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, ये हम वादा करते हैं। पुलिस में हैं हम, चिंता मत करो। करेंगे कैसे? तुम कानपुर जाओगे, आशुतोष से उसके रूम पर मिलोगे और वहीं उसे खत्म करोगे। तुम भी हमारे साथ रहोगे ना? नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। और अगर हमने छुट्टी ली तो पुलिस का सीधा शक हम पर जाएगा। दोस्ती की खातिर हम जान लेने देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं तुम उस कमीने का चेहरा तेजाब से जला दो। ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए साले को। फिर
13 तारीख की रात को पंकज ने आशुतोष को खत्म कर दिया। और पंकज कहाँ अभी? पता नहीं, उसको फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर तुम्हें कैसे पता कि पंकज ने आशुतोष को खत्म कर दिया? क्योंकि हमने ये काम पंकज को 13 तारीख की रात को करने को कहा था। फिर हमने सुना कि आशुतोष की हत्या हो गई है। हमें यकीन हो गया कि पंकज ने अपना काम कर दिया। ब्रजेश, तुम अभी भी आधी अधूरी सच्चाई बता रहे हो। हमें पूरा सच्चाई। देखिए, हम जितना जानते थे आपको बता चुके हैं। हम तो 13 तारीख की रात से पंकज से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर हमारे छोटे भाई सागर ने बताया कि जिस दिन पंकज निकला उसी दिन हमारी छोटी बहन भी घर से निकल गई थी। हमें तो दोनों दोस्तों ने ही धोखा दे दिया। लेकिन रश्मि कहाँ है? कहाँ गई वो? भैया, हमें तो लग रहा था कि रश्मि का आशुतोष के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन सुनने में आया कि रश्मि पंकज के साथ भाग गई है। हाँ भैया, मेरे एक दोस्त ने उसे 12 की सुबह हाईवे के पास वेट करते हुए भी देखा था। वो कानपुर जा रही थी। यही सुनने में आया कि वो पंकज के साथ ही भाग गई है। हमारे दोनों दोस्तों ने हमारे साथ धोखा किया। हमारी बहन ने हमें धोखा दिया। हम लगता था कि बस एक पंकज है जो हमारा सच्चा दोस्त है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। और हमें क्या पता था कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है। उसने भी हमारे साथ गद्दारी की है। अभी भी तुम्हारे मुंह से पूरा सच बाहर नहीं आ रहा। कैसा सच? और बचा क्या है हमारे पास कुछ छुपाने के लिए? यही कि तुमने आशुतोष को मरवाया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि पंकज तुम्हारी बहन को लेकर तुम्हें धोखा देकर भाग गया है, तो तुमने पंकज और रश्मि दोनों को ठिकाने लगा दिया। देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों इस समय है कहाँ। सर, ये ब्रिजेश बहुत ही शातिर आदमी है। इसे पता है ये अदालत में छूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी साजिश का कोई सबूत नहीं है। इसकी बहन रश्मि गायब है, पंकज भी गायब है। मुझे लगता है जब इसे पता चला होगा कि इसका दोस्त पंकज भी इसे धोखा देकर इसकी बहन को लेकर भाग गया है, तो इसने दोनों को ठिकाने लगा दिया होगा। काम करो, सारे शवगृहों को चेक करो। जितनी भी लवारिस लाशें मिली हैं, सबकी डिटेल निकालो। सर, रश्मि चौहान के भाई कांस्टेबल ब्रिजेश चौहान ने साजिश का सारा नक्शा खोल कर रख दिया, लेकिन अब भी पंकज सिंह और रश्मि चौहान की कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस को शक था कि ब्रिजेश चौहान उन्हें ठिकाने लगा चुका होगा, लेकिन इस बात का भी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि जांच अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी, लेकिन अचानक न जाने कहां से एक छोटी सी खबर ने रहस्यों का एक नया पिटारा खोल दिया। सर, पूरे स्टेट के एक एक शौगार को चेक किया, तस्वीरें हर थाने में भिजवाई, लाशों को जहां कहीं भी फेंका या ठिकाने लगाया जा सकता है एक एक जगह देखा, ढूंढा, लेकिन इनका तो कहीं भी नामो निशान ही नहीं है। पंकज और रश्मि के फोन्स अब तक बंद है सर, कोई अता पता नहीं। ब्रजेश खुद पुलिस वाला है, इसलिए वो कानूनी दावपेच को जानता है। उसने सारे काम को बड़ी सफाई से अंजाम दिया। हाँ आसमान बोल। सर, एक उड़ती उड़ती खबर है, शायद आप ही किसी काम की हो। बोल। सर, 3 दिन पहले आशुतोष के दोस्त संजू ने उसकी मार्कशीट निकलवाई थी कॉलेज से। मार्कशीट?
वो आशुतोष की मार्कशीट का क्या करेगा? नहीं पता, लेकिन संजू अभी गायब है सर। ठीक है, मार्कशीट, क्या ये कोई लीड हो सकती है? लेकिन संजय ने तो ये बताया था कि आशुतोष की फैमिली ने उसकी मार्कशीट मंगवाई है। रजिस्टर दिखाइए। जी। सर संजू का फोन बंद है और वो गायब है। कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है। उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। आशुतोष की मार्कशीट? उनको नहीं पता सर इसके बारे में कुछ भी। लेकिन आशुतोष का दोस्त संजू तो यही बोल के उसकी मार्कशीट कॉलेज से लेके आया कि उसकी फैमिली वालों ने मंगवाई है। पता नहीं सर उसने काहे किया है सर। उसको आशुतोष की मार्कशीट की क्या पड़ी सर? सर हमें नहीं पता कि संजू कौन है और वो आशुतोष की मार्कशीट क्यों ले गया है। आशुतोष को मारने के लिए पंकज के साथ और कौन गया था? सर जहाँ तक हमें पता है पंकज अकेला गया था। अब सर वो अपने साथ किसी को ले गया हो तो हमें नहीं पता सर। वहां दो लोग, उन्होंने आशुतोष को मारने से पहले उसके साथ शराब पी। सर हमें बिल्कुल नहीं पता कि पंकज के साथ और कौन था। सर संजू का फोन तो अभी भी बंद ही दिखा रहा है। वैसे 1 घंटे में उसके कॉल रिकॉर्ड्स हम तक पहुंच जाएंगे। संजू कानपुर में किराए पर रहता था। एक टीम उसके गांव जा चुकी है। ये संजू वही है ना जिसने हमें आशुतोष की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया? सर उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। जी हाँ सर। फिर जांच हमें पंकज की ओर ले गई, फिर रश्मि के गायब होते ही ब्रिजेश की ओर, फिर ब्रिजेश ने हमारे सामने सारी साजिश का पर्दाफाश किया। हमारा मतलब है हमें इस जांच में गुमराह किया जा रहा है। मुमकिन है सर। हो सकता है इस पूरे साजिश के पीछे केवल दुश्मनी वाला एंगल ना हो, कोई और भी एंगल हो, जैसे प्रॉपर्टी या फिर और कुछ। हमारा इशारा आशुतोष के भाई गजेंद्र प्रसाद की तरफ है। सर गजेंद्र भी अपने भाई आशुतोष को रास्ते से हटाने की सोच सकता है। लेकिन अपने भाई को मारने के पीछे गजेंद्र प्रसाद का क्या मकसद हो सकता है? सर हो सकता है कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद या फिर कोई ऐसी चीज जो वो आपस में बांटना नहीं चाहता। पुश्तैनी जमीन है, 2 बेटे हैं, आशुतोष और गजेंद्र। हम उन पे कुछ थोपना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी उसको आशुतोष की मार्कशीट की जरूरत क्यों पड़ेगी? किसी सरकारी दफ्तर से कोई डॉक्यूमेंट हासिल करने की। सर रश्मि और आशुतोष का एंगल आते ही हो सकता है गजेंद्र और ब्रिजेश आपस में मिल गए हों। फिर इसमें उन्होंने पंकज को शामिल किया और इसे पंकज और रश्मि का एंगल बना दिया। इस तरह तीनों को ठिकाने लगा दिया। ना कोई सबूत बचा, ना ही कोई सुराग। तहकीकात ठप और उन्हें जो भी चाहिए था मिल गया। ब्रिजेश को अपनी बहन और आशुतोष से छुटकारा, और गजेंद्र प्रसाद को अपने प्रॉपर्टी के हिस्सेदार यानी कि अपने छोटे भाई आशुतोष से छुटकारा। सर संजू गजेंद्र से लगातार टच में था। जिस रात आशुतोष का कत्ल हुआ उस रात उसके साथ उसके कमरे में एक तीसरा आदमी संजू ही था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। आशुतोष हमारा भाई सर, हम अपने भाई काहे मारेंगे बताइए। बैठिए। क्या साजिश थी, बोलो। हम सच कह रहे हैं सर, ऐसी किसी साजिश के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। आशुतोष के मरने की खबर सबसे पहले तुमने पुलिस को दी। आशुतोष? सब नाटक था, जबकि तुम पहले से जानते थे कि आशुतोष मर चुका है। नहीं सर, ये सच नहीं है सर। बिल्कुल सच है। इसी साजिश के तहत तुमने 14 अप्रैल को कानपुर में आशुतोष के घर जाने का प्लान बनाया। कल हम आ रहे हैं कानपुर, कुछ ऑर्डर देना है और उसके बाद दोपहर को तुमसे मिलते हैं आके। फिर सर वो हमारा छोटा भाई था सर, अपने बच्चे की तरह मानते थे सर उसको। तुम्हारा ये छोटा भाई तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद में आधे हिस्से का हकदार था। नहीं सर, ऐसा कोई झगड़ा हमारे बीच में था ही नहीं सर कभी। ऐसा कोई झगड़ा नहीं था तो फिर कैसा झगड़ा था? बता तो रहे सर, कोई झगड़ा ही नहीं था सर। हमने तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उसकी खुद करवाई है सर। ये संजू आशुतोष की मार्कशीट लेने क्यों गया था? हमको नहीं मालूम सर। लेकिन वो लगातार तुम्हारे संपर्क में था, तुम्हारी लगातार उससे फोन पर बात होती रही। सर वो आशुतोष का
दोस्त था तो हमको फ़ोन करता रहता था सर, पूछता रहता था कि भैया आशुतोष के हत्यारे पकड़े गए कि नहीं। बस। क्यों? वो आशुतोष के ऊपर जीवनी लिख रहा था, उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था कि आशुतोष के हत्यारे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? हमको नहीं मालूम सर, हमको लगा उसका दोस्त है तो बात कर लिए। तुमने और ब्रजेश ने मिलकर पंकज और रश्मि को कब और कहाँ मारा? ये क्या कह रहे हैं सर आप? भगवान कसम साहब, हमको अंदाजा ही नहीं है सर इसका कुछ। साहब, एक नंबर है जिससे 19 अप्रैल 2013 से इसे फ़ोन आने शुरू हुए और 23 अप्रैल तक आते रहे। किसका नंबर? दिल्ली के किसी ज्ञानी लाल का, लेकिन अभी ये नंबर बंद है। कौन है ज्ञानी लाल? हमारे जानकार है साहब, पहले कानपुर में रहते थे। नंबर क्यों बंद है इनका? हमको नहीं मालूम सर। लेकिन ज्ञानी लाल ने ये नंबर 19 अप्रैल को ही लिया है और ये रहे उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स। सच बोल रहे हैं सर, हमारे पास एक कॉल आई, उसके बारे में हम कितना जान सकते हैं सर, बताइए आप। ये गजेंद्र अभी टूट नहीं रहा, लेकिन ये पक्का इस गड़बड़ में शामिल है। सर, ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनका चुप रहना तहकीकात को आगे नहीं बढ़ने देगा। उस ज्ञानीलाल की खबर? उसने सिम कार्ड दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से खरीदा था और इस सिम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ 2 लोगों को कॉल करने के लिए किया गया। एक तो गजेंद्र और दूसरा एक और नंबर है 4449098890। ये नंबर जहांगीरपुरी के किसी ब्रोकर का है। प्रॉपर्टी ब्रोकर। इस पूरे मामले में बड़े शातिर तरीके से हेराफेरी की गई है ताकि तफ्तीश आगे ना बढ़ पाए। एक बार जरा इस प्रॉपर्टी ब्रोकर को देखते हैं। ज्ञानीलाल। ये ज्ञानीलाल 19 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक लगातार आपके टच में था। कोई खास वजह? जी हाँ, मैंने उन्हें एक किराए का घर दिलवाया था जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में कहाँ? जी, एसपी कॉलोनी में दिलवाया था, यहीं कुछ 2 दिन पहले। हमें उसका एड्रेस चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी। श्योर सर। जी हाँ, ये रहे। अब समझ में आई साजिश। क्या नहीं? ज्ञानीलाल, तुम्हारा डबल रोल अब खत्म हो गया। आशुतोष, कौन है? चलिए मैडम, आज आपको पुलिस स्टेशन में खाना खिलाएंगे। पंकज सिंह कहाँ है? बोलो, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ बताना बाकी है। जिस आशुतोष प्रसाद की हत्या हो गई थी, जिसका चेहरा जला दिया गया था, वो दिल्ली के एक घर में टांग पसारे मस्ती से बैठा था रश्मि चौहान के साथ। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आशुतोष के घर में जो लाश मिली थी वो किसकी थी, पंकज कहाँ था, और इस मौत से आशुतोष का या किसी और का क्या फायदा था। आशुतोष ने जब खुलासा किया तो मामले की एकदम नई परतें खुली। अब सारी कहानी फ्लैशबैक में सुना लो। क्या था ये षड्यंत्र? बोलो। पंकज हमें मारने आ रहा था। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उस आशुतोष ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। हमने उसे समझाया और भी समझाएंगे तो भी वो समझेगा नहीं। तुमको क्या लगता है क्या इलाज है इस इश्क के भूत का? मार दो, खत्म कर दो उसे। कानपुर जाओगे, आशुतोष से उसी के घर पर मिलोगे और वहीं पर उसे खत्म कर दो। दोस्ती की खातिर हम जान लेने देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं तुम उस कमीने का चेहरा तेजाब से जला दो।
ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए इस साले को। हमने ब्रिजेश भैया का आशुतोष को मारने का पूरा प्लान सुन लिया था। हम आशुतोष से बहुत प्यार करते थे। हाँ रश्मि, कैसी हो तुम? आशुतोष, हमारी बात सुनो। ब्रिजेश भैया और पंकज तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रश्मि? हाँ, हमने सब सुना। 13 तारीख को पंकज तुमसे मिलने आएगा और उसी दिन तुम्हें खत्म कर देगा। पंकज का 11 अप्रैल को हमें फोन आया। हाँ पंकज, कैसा है तू? मस्त है। परसों कानपुर आ रहे हैं हम। अरे बढ़िया यार, तो फिर आ जाना, घर पर ही आ जाना। हाँ हाँ आएंगे। तुम शाम को घर पे ही रहोगे ना? एकदम यार। और फिर तू आ रहा है तो घर पर ही रहूंगा ना। ठीक है, मिलते हैं फिर। चल ठीक है, आजा आजा, तू आजा। हाँ कुछ काम है, फटाफट मिल। ठीक है। हमारे जान की बात है तो हम कुछ भी कर जाएंगे। आखिर तुम जिगरी यार हो हमारे। एसिड लेके आ रहा है हमारा मुंह जलाने के लिए। आने दो, देख लेंगे साले को। रश्मि। हाँ आशुतोष, बोलो। तुम्हारा भाई ना हम दोनों को साथ में देख नहीं सकता है, बता रहे हैं हम। और यदि इस बार भी हम बच गए ना, फिर से कोशिश करेगा हमें मरवाने की। तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम शादी करोगी हमसे? हमें अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है आशुतोष। घर छोड़ सकती हो हमारे लिए? तुम एक बार बोलो तो सही। बोला। अभी तुरंत कानपुर के लिए निकलो। लेकिन करना क्या है? उनका प्लान उल्टा करना है, बस तुम निकलो। हमारा अभी निकलते हैं। इस रात हम कानपुर में संजू के यहाँ रहे और उस रात पंकज हमें मारने के इरादे से हमारे घर आए। तुमको क्या लगता है ब्रिजेश मान जाएगा? अरे संजू, आना यार। और आशु? बढ़िया बढ़िया। अरे वाह यार, पूरा भौकाल मचाया तुमने तो। संजू हमारे बचपन का दोस्त है पंकज। और क्या हाल है भाई? ले तू गिलास ले। हाँ। पंकज संजू हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और इसीलिए पंकज यहाँ आया है। तुम्हें क्या लगा था बे? हम तुम्हारा प्लान पहचान नहीं पाएंगे? तुमको कैसे पता चला? अब तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि हमको कैसे पता चला। गया। चलो इसकी लाश ठिकाने लगा दे। नहीं संजू, इसके लिए हमने कुछ और ही प्लान किया। क्या? ये हमारा चेहरा जलाना चाहता था ना?
अब हम दुनिया के लिए मर जाएंगे और कातिल माना जाएगा पंकज, जो खुद ही कत्ल हो गया। पुलिस पंकज की खोजबीन करेगी और हम दूर कहीं रश्मि के साथ अपना घर बसा लेंगे। हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। रश्मि और हमने दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली। हम तो वापस आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जहां भी नौकरी के लिए जाता ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की मांग होती, इसीलिए हमने संजू को कॉलेज मार्कशीट निकलवाने के लिए भेजा। गजेंद्र बाबू, आप पहले से सारी कहानी जानते थे, इसलिए आप लगातार संजू के संपर्क में थे। धन्यवाद सर। नहीं सर, जब पहली बार आशुतोष का फोन आया तो इसकी आवाज सुन के हम एकदम हक्के बक्के रह गए सर। हेलो भैया, कौन बोल रहा है? भैया आशुतोष बोल रहे हैं। आशुतोष? कौन बोल रहा है? देखिए मजाक मत करिए हमारे साथ। भैया हम आशुतोष ही बोल रहे हैं। जब हमें मालूम पड़ा कि आशुतोष जिंदा है तो हम तो मतलब एकदम झटका ही खा गए थे सर। लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया था कि ये पंकज को मार चुका है। भैया सही कह रहे हैं। दरअसल हमने भैया को कुछ बताया ही नहीं था। हमें डर था कि कहीं किसी मौके पर भैया आप लोगों के सामने कुछ बोल ना दें। भैया कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन अपराध नहीं छुपा सकता। देर सवेर उसका अपराध सामने आ ही जाता है, जैसे तुम्हारी सारी हकीकत हमारे सामने आ गई। पंकज के घर वालों को खबर कर। आशुतोष का दोस्त और जुर्म में उसका साथी संजू उर्फ संजय सिंह आशुतोष के पकड़े जाने के एक हफ्ते बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोनों पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दफा 34 लगाई गई है। रश्मि चौहान को वापस अपने परिवार के पास भेज दिया गया है। ब्रिजेश चौहान के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से केस नहीं टिका और उसकी फिर से पुलिस में बहाली हो गई। इस केस से जुड़े सभी लोगों के अपने अपने मकसद थे। ब्रिजेश ने आशुतोष को मारने की साजिश इसलिए रची क्योंकि वो उसे अपनी बहन रश्मि से दूर रखना चाहता था। रश्मि ने आशुतोष को ब्रिजेश और पंकज से बचाने के लिए ये सब किया। आशुतोष ने अपनी जिंदगी बचाने और अपनी बची हुई जिंदगी रश्मि के साथ गुजारने के लिए अपने दोस्त संजू के साथ मिलकर पंकज को मार डाला, जो उसे मारने आ रहा था। क्या ये सब जरूरी था? इससे एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि क्राइम नेवर पेस, और इस बात से हम बार बार हर आदमी को आगाह करते हैं। इस अपराध से जुड़े सभी लोग 20 से 30 साल की उम्र के बीच के थे। ताज्जुब ये है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि साथ बैठकर समझदारी से, शांति से अपने गुस्से का गुबार निकालकर किसी हल तक पहुंचा जाए। क्यों नहीं सोचा कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है आगे। जो कदम उन्होंने उठाया वो समझ से परे है। ये शैतानी स्वांग जिसका खात्मा एक जिंदगी के खत्म होने के साथ हुआ, 2 के जेल जाने के साथ हुआ, और बाकी बचे 2 जो शायद अपनी बाकी की बची उम्र इसका पछतावा करते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, समझदारी और शांति से बातचीत करके बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।